तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर क्लास 11th की जूलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है और आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला पार्ट है एनिमल टिश्यू, दूसरा पार्ट है कॉकरोच और तीसरा पार्ट है फ्रॉग का। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग। और मैं आपको ये नोट से चैप्टर पढ़ाऊंगा और नोट्स ही बिल्कुल सफिशिएंट होंगे, पूरे अच्छे से चैप्टर की एक लाइन कवर होगी। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो पहले एनिमल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू होता क्या है, क्या होता है एनिमल टिश्यू। देखो, टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बना होता है। हम शुरू से पढ़ते हैं कि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो पहले जो ये टिश्यू है ये किससे बना है, सेल से बना है। तो सेल्स बना लिया हमने, देखो सेल्स बना लिया हमने, देखो एनिमल सेल। तो एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होगा, एनिमल सेल होगा। एनिमल सेल और उसके अंदर ये जो स्पेस है, जो 2 सेल्स के बीच में स्पेस होती है, इसके अंदर ना एक मटेरियल भरा रहता है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। इन 2 सेल के अंदर आपका मैट्रिक्स भरा रहेगा। तो एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन क्या बनी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे दिखने वाले सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या फिर मैट्रिक्स। मतलब कि बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले सेल्स जब आपस में आते हैं और जब ये मैट्रिक्स के साथ अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो क्या बनाता है, एनिमल टिश्यू बनाता है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं विद देयर मैट्रिक्स, ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू का हर एक सेल एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स कह लो, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। 2 चीज़ें मैंने आपको और समझा दी कि जो सेल्स की बीच वाली जिसको स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और जो इसके अंदर मटेरियल भरा रहेगा इसको आप लोग क्या बोलोगे, मटेरियल फिल्ड बिटवीन द 2 सेल्स इज इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। आप इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हो। ठीक है, तो ये आपका एनिमल टिश्यू ऐसा है। एनिमल टिश्यू एक जैसे दिखने वाले सेल्स, सिमिलर सेल्स और साथ में मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। एनिमल टिश्यू है, इसका हर एक सेल अपना एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, हर एक सेल एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब देखो, एक पॉइंट की बात लिखी गई है मैंने कि दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ये जो सेल्स होते हैं ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, फंक्शन में सिमिलर होते हैं और ओरिजिन में सिमिलर होते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाऊंगा कैसे ये स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, फंक्शन में सिमिलर हैं और ओरिजिन में भी सिमिलर हैं, एक जैसा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कैसे, जो स्ट्रक्चर में इनकी जो मतलब बाहर से ये दिखेंगे सेल्स, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वो बिल्कुल सेम होगी। तो इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है सेल्स की बाहर से, तो बाहर से तो ये एनिमल टिश्यू का हर एक सेल एक जैसा दिखता है। तो दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। फंक्शन में कैसे सिमिलर है, हर एक टिश्यू का हर एक सेल एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगा। आगे मैं बताऊंगा कौन सा फंक्शन, आगे इसके बारे में और अच्छा डिटेल से बात करेंगे। फिर सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में कैसे सिमिलर हैं, तो जो सेल्स होते हैं दीज सेल्स आर डराइव फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर, एक सिंगल जर्म लेयर से डराइव्ड होते हैं। अब जर्म लेयर क्या होती है, तो क्लास 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हालांकि उसका बेसिक्स आना चाहिए कि स्पर्म जो मेल गैमीट होता है वो ओवम फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है और जाइगोट आगे डिवीजन करता है, जिसको आप लोग माइटोसिस बोलते हो, वो आपका एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ये इतना बेसिक तो क्लियर होगा। अब जो एम्ब्रियो बनता है ना हमारा, एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स, उनमें जब मूवमेंट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो ये 3 जर्म लेयर्स फॉर्म करता है। पहली का नाम होता है एक्टोडम, दूसरी का मीजोडम और तीसरी का एंडोडम। जो बाहर वाली है आउटर मोस्ट उसका नाम है एक्टोडम, मिडल वाली का नाम है मीजोडम और सबसे अंदर वाली का नाम है एंडोडम। तो ये 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। अब यही जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं ना, यही ह्यूमन बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाती है। हर एक टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी का इन्हीं 3 जर्म लेयर से डराइव हुआ है। तो दीज 3 जर्म लेयर्स गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, न्यूरल टिश्यू,
हमारा न्यूरल टिश्यू मतलब नर्वस टिश्यू, दिमाग के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना, न्यूरल टिश्यू बोलते हैं हम उनको। तो वो किससे मेडअप हुए हैं? एक्टोडर्म से आए हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर से आए हैं। उसके बाद देखो ईच ऑफ सेल ऑफ न्यूरल टिश्यू, इसका मतलब क्या हुआ? जो न्यूरल टिश्यू है ना, उसके अंदर का हर एक सेल एक सिंगल जर्म लेयर एक्टोडर्म से आया है। कनेक्टिव टिश्यू का हर एक सेल किस जर्म लेयर से आया है? मीजोडर्म से आया है। ये याद रहेगा आपको। सो इन दिस वे मैं कह सकता हूँ कि जो एनिमल टिश्यू का हर एक सेल होता है वो एक सिंगल जर्म लेयर से आता है। यहाँ पर भी सेम बात थी कि दीज सेल्स आर डिराइव फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर। एनिमल टिश्यू का हर एक सेल एक सिंगल जर्म लेयर से आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में हम बेसिकली किस बेसिस पे बात करेंगे? हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे टिश्यूज़ को क्लासीफाई करते हैं। क्या बोला मैंने? कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हम लोग टिश्यूज़ को आगे क्लासीफाई करेंगे। एग्जाम्पल, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और न्यूरल टिश्यू होता है। ये 4 टाइप के टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और ये नीट का बेसिक क्वेश्चन भी बनता है कि टिश्यू की क्लासिफिकेशन, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब ना एक लाइन है, सेल स्ट्रक्चर विल डिसाइड इट्स सेल फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखा है कि सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसके फंक्शन को डिसाइड करेगा। सेल का जो भी स्ट्रक्चर होगा, सेल दिखने में कैसा है, वही उसके फंक्शन को डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल, हमारा न्यूरल सेल है, न्यूरल टिश्यू का न्यूरल सेल, नर्वस न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का जो दिखने में स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। लंबे सेल्स होते हैं न्यूरॉन के, बहुत लंबे। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज न्यूरॉन। तो जो न्यूरल सेल्स होते हैं वो उनका फंक्शन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उनका फंक्शन भी इसी हिसाब से सेट हो गया कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे सारी बॉडी को। ठीक है, तो ये थी आपकी एक और एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल समझेंगे मस्कुलर टिश्यू की। अब मस्कुलर टिश्यू की एग्जांपल में क्या पढ़ेंगे कि जो मस्कुलर टिश्यू के ये स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ना, इनकी शेप क्या होती है? सिलेंड्रिकल शेप। अब इस शेप के बेसिस पे इसका फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, तो मूवमेंट के काम आएंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये स्केलेटल मसल, मेरा हाथ देखो, ये मूवमेंट कर रहा है, अभी मूवमेंट कर रहा है। तो कौन से मसल्स का काम है? ये स्केलेटल मसल्स का काम हो रहा है। कौन से मसल्स का काम हो रहा है? स्केलेटल मसल्स का काम हो रहा है। ये मूवमेंट हो रही है हाथों में, ये स्केलेटल मसल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर देखो सिलेंड्रिकल है और उसका फंक्शन उसी के बेसिस पे बना है कि वो मूवमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो उसके फंक्शन को डिसाइड करेगा। आगे देखो, आगे आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। देखो, ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक। हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक, ये जो 4 ऑर्गन्स हैं ना, ये कुछ ऑर्गन्स हैं ऐसे, हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक। इनके अंदर बेटा हर टाइप का टिश्यू पाया जाता है, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो या फिर न्यूरल टिश्यू हो। ये चारों टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन, स्पेसिफिक प्रपोर्शन में आपके पाए जाएंगे ये टिश्यू। एग्जाम्पल बेटा स्टमक देख लो, स्टमक के अंदर हर टिश्यू की जो कॉम्पोजिशन होगी वो 25% होगी। आपका एपिथेलियल टिश्यू 25% होगा, न्यूरल टिश्यू 25% होगा, मस्कुलर 25% होगा और कनेक्टिव भी 25% होगा। ये स्टमक की बात थी। हार्ट देखो, हार्ट के अंदर कॉम्पोजिशन क्या होगी? हार्ट के अंदर अलग कॉम्पोजिशन होगी कि एपिथेलियल टिश्यू आपको 2% होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी 2% होगा, न्यूरल आपका 1% होगा और मस्कुलर टिश्यू आपका 90 से 95% तक होगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एवरी ऑर्गन हैज़ डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ दिस टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट प्रपोर्शन, स्पेसिफिक प्रपोर्शन के होंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ो। तो आगे क्या आता है? आगे देखो, यहाँ पर देखो, when 2 or more organ perform a common function। अब देखो, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन जब आपके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे बाय दर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करके जब आपका ऑर्गन्स फंक्शन करेंगे, कॉमन फंक्शन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। देखो,
ऑर्गन्स ना मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल रहे हैं। तो जब ऑर्गन्स मिलेंगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो पहले मैं आपको फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये क्या है, ईसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस, बाइल डक्ट, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, देख बताओ, डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे इसको। अब सर देखो फिजिकल इंटरेक्शन तो हमको समझ में आ गया, फिजिकल। ये केमिकल इंटरेक्शन क्या है, आपने बोला ना केमिकल इंटरेक्शन, तो केमिकल इंटरेक्शन भी समझाओ। तो समझा देते हैं केमिकल इंटरेक्शन। पहले फिजिकल की एक लाइन समझ लो। सो इन दिस स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट, liver perform a common function that is digestion. By their physical and chemical interaction they form ऑर्गन सिस्टम। अच्छा इसमें भी केमिकल इंटरेक्शन है क्योंकि बीच में तो HCl सिक्रीट होता है ना, तो वो तो केमिकल इंटरेक्शन हो गई। अब देखो केमिकल इंटरेक्शन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में मिलती है। बताता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। हाइपोथैलेमस सुना है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा जो ग्लैंड कह लो, हाइपोथैलेमस, वो सिक्रीट करता है आपका हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हो, आगे जाकर आप पढ़ोगे 12th में। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक और ग्लैंड होता है जो इसको स्टिमुलेट करता है, GnRH हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा, और ये आगे सिक्रीट करेगा हमारा FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको बोलते हैं। ये आगे टेस्टिस को बोलेगा कि तू स्पर्मेटोजेनेसिस कर, मेल गैमीट बना, और ओवरी को कहेगा कि तू oogenesis कर, फीमेल गैमीट बना। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स का सिस्टम है। और इसमें क्या होती है, इसमें केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स होगी, केमिकल इंटरेक्शन होगी बिटवीन ऑर्गन्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ें, आओ। तो आगे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या कहा था, पिछले पेज में क्या कहा था, यहाँ पे देखो कि हमारे टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो पहला टिश्यू स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, डेट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। इसकी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। फिर अगली वीडियो में मैं पूरा आपको ये एपिथेलियल टिश्यू का मैं मतलब पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा अगली वीडियो में भी, बट आपको एपिथेलियल टिश्यू में स्टार्ट अभी इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, आइए समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, देखो एपिथेलियल टिश्यू को आप लोग एपिथेलियम भी बोल देते हो या फिर एपिथेलिया भी बोल देते हो। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पहले समझो इसके सेल्स कैसे होते हैं। देखो टिश्यू है, टिश्यूज़ के अंदर ना सेल्स होंगे, तो इस टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे वो देखते हैं आप। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब क्या है बेटा? कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब इनकी जो कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही पास इसके जो सेल्स होंगे बहुत ही पास होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कम स्पेस बचेगा इन सेल्स के बीच में। देखो बहुत कम स्पेस है ना, देखो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, पास हैं, तो बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स बच रहा है। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेस और मैट्रिक्स नहीं है, वेरी लिटल, बहुत ज़्यादा कम, लिटल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स बन रहा है। अब यही आगे जाकर प्रॉब्लम बनेगी, कैसी प्रॉब्लम? देखो पहले वो प्रॉब्लम बाद में समझाऊंगा मैं आपको कौन सी प्रॉब्लम है, मैं पहले ही समझ लो कि जो सेल्स होंगे वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे और इनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं ना, ये जो सेल्स होते हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके नीचे होती है एक, ये उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ रेस्ट करेंगे? एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है किसी सेल्स की नहीं बनी होती। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है, किसी भी सेल्स की बनी नहीं होती। लिखा भी हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल, किसी सेल की नहीं बनी। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी है, कोलेजन फाइबर की बनी होती है। अगेन किससे बनी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन? ग्लाइकोप्रोटीन की, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, कोलेजन फाइबर की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन नाम में आ रहा है तो प्रोटीन है एक, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है, कोलेजन फाइबर आपका प्रोटीन है।
तो आपके एपिथेलियल सेल जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है, मैट्रिक्स बहुत कम है इसके अंदर, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और कोलेजन फाइबर की बनी होती है। तो यहाँ पर देखो ये एपिथेलियल सेल्स हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट हैं, जो कि नॉन सेलुलर है। अब इसमें प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो बहुत ही कम लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स है, यही प्रॉब्लम बन गई क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू, इसमें खून की सप्लाई नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं है इस टिश्यू में। तो क्या है दिक्कत? क्यों नहीं है ब्लड सप्लाई? क्यों नहीं है ब्लड सप्लाई? दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत कम लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स है, इसीलिए ब्लड सप्लाई नहीं है। अब ब्लड वेसल्स जाएंगी कहाँ पर जाएंगी? यहाँ पर तो जा ही नहीं सकती, पेनिट्रेट तो कर नहीं सकती ब्लड वेसल्स। यहाँ पर पेनिट्रेट करेंगी आपके ब्लड वेसल्स? नहीं, जा ही नहीं सकती ब्लड वेसल्स। तो मैं कह सकता हूँ दैट देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर इज नो ब्लड सप्लाई, देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन दी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपका कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, एज द इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी लेस, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होती है। एंड द ब्लड वेसल्स कैनॉट पेनेट्रेट, तो ब्लड वेसल्स पेनेट्रेट नहीं कर सकती इसलिए। सो एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर है। अवेस्कुलर का मतलब क्या होता है? वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, और अवेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है। तो कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं प्रेजेंट? क्योंकि बहुत ही कम स्पेस एंड मैट्रिक्स है। देन हाउ दी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये प्रॉब्लम बनी कि यार अगर इनमें ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैसे आता है? इस एपिथेलियल टिश्यू में आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचता है? तो याद रखना कैसे पहुंचता है। देयर इज ऑलवेज अ कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था क्या कि एपिथेलियल टिश्यू के बाद एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू रहता है। देखो देयर इज ऑलवेज ए कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के पास बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज टू एपिथेलियल सेल्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये डायग्राम समझना आप, ये डायग्राम समझना आप। डायग्राम में क्या बोला गया? डायग्राम समझना। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, बहुत कम मैट्रिक्स है, ठीक है, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस और एपिथेलियल सेल्स हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नॉन सेलुलर है, किसकी बनी हुई है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, कोलेजन फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन की। अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। कनेक्टिव टिश्यू के ये सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स होगी। अब ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आपके एपिथेलियल टिश्यू में पहुंच रहे हैं, किसकी मदद से? क्या? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से पहुंच रहे हैं, डिफ्यूजन करके। डिफ्यूजन पता ना, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें चाहेंगी, डिफ्यूजन होगा। तो ये चीज़ थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम इनकी क्लियर होगी। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचे? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से पहुँचे। क्लियर हो गया? अब देखो, अब मैं फटाफट रिवीजन कराऊंगा, फटाफट से रिवीजन कराऊंगा। देखो क्या था, फटाफट से 5 मिनट में मैं आपको सारी के सारी रिवीजन करा दूंगा आज के लेक्चर की। देखो क्या था लेक्चर आज का? स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, एनिमल टिश्यू है, कॉकरोच है, फ्रॉग है, ठीक है। क्या पढ़ा? टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर स्पेस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। 2 सेल्स के बीच की स्पेस को क्या कहा? इंटरसेलुलर स्पेस कहा। 2 सेल्स के बीच के मटेरियल को क्या कहा? इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स कहा, ठीक है। एनिमल टिश्यू क्या होता था? सेल्स विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या फिर सब्सटेंस। सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, फंक्शन में और ओरिजिन में सिमिलर होंगे। स्ट्रक्चर में कैसे सिमिलर होंगे भाई? इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम होगी। फंक्शन में कैसे? ऑल द सेल्स ऑफ अ टिश्यू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। हर एक जो एनिमल टिश्यू का हर एक सेल होगा वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओरिजिन में कैसे? जो हर एक एनिमल टिश्यू का जो सेल्स होंगे वो एक ही जर्म लेयर से बनेंगे। जर्म लेयर का होती है स्पर्म ओवम, जब फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं तो माइटोसिस करके या फिर डिवीज़न करके एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है और वो 3 जर्म लेयर्स फॉर्म करते हैं। जर्म लेयर्स का नाम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यही 3 जर्म लेयर्स हमारी बॉडी के टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। न्यूरल टिश्यू किससे बना है? एक्टोडर्म से बना है। कनेक्टिव टिश्यू किससे बनेगा? मेसोडर्म से बनेगा। सो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात की, बेसिस के क्या लिया हमने? सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे टिश्यू को क्लासीफाई किया। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू।
ये मैंने आपको न्यूरल की एग्जांपल दी, न्यूरॉन की एग्जांपल दी। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, लंबे सेल्स होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करना टू द बॉडी। सेल स्ट्रक्चर विल डिसाइडेड सेल फंक्शन, सेल का जो भी स्ट्रक्चर होगा वही डिसाइड करेगा कि उसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने स्केलेटल मसल सेल की एग्जाम्पल की, जिसमें मैंने बोला कि जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल सेल्स का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। उसके बाद क्या था, जो ऑर्गन्स थे सच एज हार्ट, लंग, किडनी, इनमें हर टाइप का टिश्यू पाया जाता है, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में पाया जाता है। स्टमक में हर एक टिश्यू 25% पाया जाएगा, और हार्ट में एपिथेलियल 2%, कनेक्टेड 2%, मस्कुलर 90 to 95% और न्यूरल 1%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी ऑर्गन हैज़ डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ दिस टिश्यूज़। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन की हेल्प से कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोला हमने, ऑर्गन सिस्टम बोला। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स आपके मिलके यहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला। फिर यहाँ पे बहुत सारे आपके ग्लैंड्स मिलके आपका यहाँ पर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis करा रहे हैं, तो इसको क्या बोला हमने, एंडो। फिर हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या बोला कि जो सेल्स होंगे इसके वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होंगे, और बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी नॉन सेलर होगी, किसी भी सेल की नहीं बनेगी। उसके बाद यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनेगी, अगर किसी भी सेल की नहीं बनी तो ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, कोलेजन फाइबर की बनी होगी। ग्लाइकोप्रोटीन आपका प्रोटीन है, लिख भी देता हूँ मैं आपको, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन आपका प्रोटीन है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट और कोलेजन फाइबर प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बेस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि नो ब्लड सप्लाई, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ही कम आपका स्पेस और मैट्रिक्स था, तो ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ब्लड वेसल्स कैन नॉट पेनिट्रेट। सो एपिथेलियल जो टिश्यू था वो एक वेस्कुलर था, क्योंकि नो ब्लड सप्लाई। तो क्वेश्चन आया कि हाउ द टिश्यू गेट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इफ देयर इज नो ब्लड सप्लाई, है ना। तो क्या था कि आपका यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के नीचे आपका जो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा हमेशा। तो कनेक्टिव टिश्यू हैज़ गुड ब्लड सप्लाई, और देयर इज ऑलवेज अ कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू। देयर इज ऑलवेज अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के पास बहुत ही अच्छी ब्लड सप्लाई होगी, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यहाँ से डिफ्यूज कर जाएंगे टू द एपिथेलियल टिश्यू। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज टू एपिथेलियल सेल्स थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। लेक्चर बहुत ही बेसिक था, और कल हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। देखो लेक्चर नंबर 2 कल करेंगे, आज लेक्चर नंबर 1 कराया मैंने आपको, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो लेक्चर नंबर 1 कराया, ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 मैं कल बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।